जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी प्रीलिम्स खत्म हो चुकी है और मेंस एग्जाम को करीब 100 दिन के आसपास बचा है। मेंस के अंदर इकोनॉमी की तैयारी के लिए मेरा जून जुलाई अगस्त के अंदर कोर्स चलने वाला है, जिसको कहते हैं मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। और ऐसा क्वालिटी एनरिचमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बाकी सब्जेक्ट के बड़े बड़े टीचर्स द्वारा करवाया जाएगा। तो कंबाइन तरीके से सभी ऐसे सब्जेक्ट्स की लाइव लेक्चर्स, क्लासेस, पावर पॉइंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेंस टेस्ट सीरीज, सेक्शनल भी, फुल लेंथ भी, विथ इवेल्युएशन, ये सब आपको मिलेगा। उसके सब डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट कोड इज munal.org। जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे नए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर से पढ़ाई, नोट्स, पावर पॉइंट, लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। और उसमें सी सेट भी कंबाइंड है। तो विद इन इट इज़ जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सारे शो अनलॉक हो जाते हैं। तो इधर उसी तरह हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट सब कुछ है, सी सेट ऑल्सो, ऑल थिंग्स कंबाइंड। अगर आप 2024 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद 2024 की प्रीलिम पास करते हैं, तो फिर आपको मेंस की पूरी तैयारी वो आपको फ्री में करवाई जाएगी। और वो भी आपको दिल्ली के अंदर सब रहने खाने की सुविधा के साथ, ऐसे सब उसमें ऑफर्स कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हैं। और मेंस पास करने पर इंटरव्यू का फ्री गाइडेंस। तो कंप्लीट तीनों स्टेज पर आपकी मदद हो, ऐसा अपना टारगेट है। उसके अलावा जून एक्सटेंशन ऑफर में ये 12 महीने का लो तो 4 महीने फ्री, 18 महीने पे 6 महीने फ्री, और उससे ऊपर जाइए तो और ज़्यादा फ्री। ये सब भी आपके लिए अवेलेबल है। कुछ लोग कहेंगे ये सब बहुत महंगा है, तो और मतलब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है, कि जहाँ पर आप अच्छा स्कोर लाते हैं, 11 तारीख को ये परीक्षा है। और फिर आपको अप टू 90% तक स्कॉलरशिप या डिस्काउंट इस पूरी चीज़ पर मिल सकता है। जहाँ तक इकोनॉमी की Win23 सीरीज़, अब आप कहें ये तो मतलब प्रीलिम चला गया ना, अब क्या देखना है। देखिए, इकोनॉमी के अंदर ऐसे 2 साल 5 साल पुराना भी पूछते हैं। तो जे लोग अभी एकदम नए हैं और जिन्होंने ये देखा ही नहीं, तो अब देख लो, इट विल हेल्प यू फॉर द 2024 ऑल्सो। तो पूरे साल के अपडेट्स, तो उसे मैं कहूँ 2022-23 का जो कंप्लीट किया उसको कहते हैं Win23 सीरीज़। तो वहाँ पर हम लोग सेकंड पिलर बजट टैक्सेशन, और उधर भी हमने ये बजट, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी कंप्लीट किया था। इस वाले वीडियो में अभी रेवेन्यू शॉर्टफॉल, टैक्स बाउंसी, डिमोनेटाइजेशन का जजमेंट, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं। उसके बाद आगे जाएंगे तो सब्सिडी, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह। कुल मिलाकर काफ़ी सारे वीडियोस कंप्लीट भी हो चुके हैं और आगे भी आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। इसके हैंड आउट वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए यू विल फाइंड द थिंग्स। सो दैट्स इट, लेट्स क्रैक इट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक मनी टैक्स इवेजन। उसके अंदर अपडेट्स बहुत ही कम है, खास है नहीं, समझ लेते हैं। सबसे पहले टैक्स कलेक्शन, और फिर वो कम है इसलिए ये रिफॉर्म लिए गए वगैरह बात। ये स्लाइड को याद रखना है, मेमोराइज करना है, हैंडआउट में भी दिया है। बजट 2023 में कौन से टैक्स में सबसे ज़्यादा इनकम होने की उम्मीद है? तो जीएसटी। दूसरे नंबर पर कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है। तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम पे लगता है, जो भी डायरेक्ट टैक्स है। चौथे नंबर पर एक्साइज, जो पेट्रोल डीजल वगैरह पर लगती है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों पे तो जीएसटी लगता है, मैंने आपको बताया। लास्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी। सो दिस इज द रैंकिंग, याद रखना है। खासकर ये सब एसएससी, ईपीएफओ, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह में पूछते हैं। रेवेन्यू शॉर्टफॉल, ये एक कंसेप्ट समझना है। व्हाट इज रेवेन्यू शॉर्टफॉल? सपोज एक कैंडिडेट है जो 1 फरवरी 2022 को ये तय करता है कि मई महीने में मैं आईएएस प्रीलिम दूंगा, नवंबर महीने में मैं कैट की एग्जाम दूंगा, और अगले साल मार्च 2023 में मैं एसएससी एग्जाम दूंगा। और सपोज मैं उसको उसका पॉइंट असाइन करूं कि 100 100 100, यानी कि 300 तुम्हारे पॉइंट्स हुए, तो उसको हम कहेंगे बजट एस्टीमेट। तो बजट एस्टीमेट कब पेश होता है? 1 फरवरी को, जब असल में बजट डाला जाता है। उस हिसाब से आप उम्मीद रखते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर में मेरा ये अचीवमेंट होगा। बट देन इट विल हैपन कि मई महीने में आईएएस प्रीलिम आए और वो स्किप कर दे कि मेरी तो तैयारी कम थी। फिर नवंबर में कैट आए लेकिन वो भी स्किप कर दे, उसकी भी तैयारी कम थी। फिर जैसे तैसे करके 2023 के मार्च महीने में एसएससी आया और वो उसको दे परीक्षा। तो फिर आप क्या करेंगे कि आई कुड नॉट गिव आईएएस एग्जाम, तो 100 पॉइंट उसके उड़ा दो। आई कुड नॉट गिव कैट एग्जाम, 100 पॉइंट उसके उड़ा दो। तो बचा के एसएससी जो दिया मार्च में, 100 पॉइंट उसके।
तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी 300, रियलिटी क्या है सिर्फ 100, क्योंकि बाकी तो काम आपने किए नहीं। तो शॉर्टफॉल कितना हुआ, 300 माइनस 100 यानी 200। तो इसको कहते हैं शॉर्टफॉल, रेवेन्यू शॉर्टफॉल। तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल कब होता है कि जब आपका बजट एस्टिमेट हो कि मुझे तो 19 लाख करोड़ रुपए टैक्स में मिलने चाहिए, लेकिन पूरे साल खेल करने के बाद पता चले रियलिटी की सपोज 16 लाख करोड़ रुपीज ही हमको तो टैक्स में आए। तो जो डिफरेंस आया उसको हम कहते हैं शॉर्टफॉल। ऐसा शॉर्टफॉल 2019 के बजट में आया था कि उम्मीद से 2-3 लाख करोड़ रुपए कम मिले थे। उसके बाद के जितने बजट आए, चाहे 20 हो, 21 हो या 22 हो, हमेशा सरप्लस रहा है, मतलब उम्मीद से ज्यादा। ऐसी बात कि आप 3 एग्जाम देने वाले थे और आपने 4 एग्जाम दे दी। फॉर एग्जाम्पल 2020 कोरोना का साल था, बजट एस्टिमेट बोलता था कि 20 लाख करोड़ रुपए की हमको टैक्स में इनकम होगी, जबकि रिवाइज्ड एस्टिमेट जो बाद में बनाया जाता है पूरे साल को देखते हुए, तो पता चला 20 लाख एंड समथिंग, थोड़ा और एक्स्ट्रा उन्होंने कमा लिया कि यहाँ पर 20,20,926 और 20,27,104, मतलब थोड़ी ज़्यादा इनकम हो गई, तो हम कहें सरप्लस है। उसी तरह बाकी के बजट में भी सरप्लस आया है। तो ये याद रखना है। आई थिंक एक बार CAPF एग्जाम में यूपीएससी ने ऐसा इंटरप्रिटेशन पूछा था कि इनमें से कौन से वर्ष में उम्मीद से ज़्यादा आया था या डेफिसिट था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो 2020 तो कोरोना का साल था, तो कोरोना में तो इनकम टैक्स और ये सब कम आया होगा, तो फिर भी सरप्लस कैसे है, असल में शॉर्टफॉल होना चाहिए। दैट इज करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स में कम पैसा आया, तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज को काफी बढ़ाना शुरू किया था। अब याद करो, जो भी 70 रुपये का पेट्रोल मिलता है 100 के आसपास पहुंचा दिया। तो ऐसा करते हुए उन्होंने एक्साइज में से रिकवरी सब ले ली, एंड देयरफॉर देयर वाज अ सरप्लस। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देख लिए। अब एक MCQ ट्राई करो, इनमें से कितने वर्ष ऐसे गए हैं जहां केंद्र सरकार को परोक्ष करों में प्रत्यक्ष करों के मुकाबले ज्यादा आमदनी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the tax revenue of the union government higher from indirect taxes than from direct taxes? मतलब ये ऐसी बात है, कस्टम GST वगैरह में 6 लाख करोड़ मिले हो, लेकिन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स कंबाइन करके 5 लाख करोड़ मिले, ऐसा कुछ सीन बनाओ। ऐसे कितने वर्ष गए, 2019, 20, 21, 22 वगैरह, ओनली वन ऑफ दिस ईयर, ओनली टू ऑफ दिस ईयर, ओनली 3 ऑफ दिस ईयर, या नन ऑफ दिस ईयर्स? तो आप दिमाग लगाइए, तुक्के लगाइए, आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब। रजत, मनोहर, अंशिका, श्रेया, कुमार, पूजा, दरा, प्रमोद, प्राची, डॉली, हिमांशु, शिवम, सार्थक, यश, शिवानी, जसप्रीत, रितेश, विकास, आर्यन, कस्तूब, सोनू, निर्भय, प्रशांत, धनंजय, अशोक, अंकित, रुचिका, आयुष, सुधीर, सम्राट, उत्कर्ष, वंदना, सौरभ, सार्थक, उमर, अंशिका, ये सब लोग। फिर नवनीत, कवि, साहिल, एकलव्य, पर्पल, दर्शन, दीपक, विकास, लक्ष्य, नहीं, लक्षणा, ऐश्वर्या एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखते हैं, लेट मी कम बैक। जो ब्रेक था तब आप लोग ये चार्ट में आपको पॉज करके गया था। अब आप थोड़े आंकड़े जोड़ो। GST है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम एक्साइज भी है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं इधर अप्रोक्सीमेट कहूँ कि ये 9 लाख करोड़ है, ये 3 लाख करोड़ है और ये 2 लाख करोड़ है। तो ये कितना हुआ, 9, 3, 12 और 2, 14 लाख करोड़ रुपए हम कहें इनडायरेक्ट टैक्स में से आया। डायरेक्ट टैक्स में कितना है तो आप जानते हैं, लेट मी यूज अनदर कलर। कॉर्पोरेशन टैक्स 9 लाख करोड़, इनकम टैक्स 9 लाख करोड़, तो ये तो कितना हुआ, 18 लाख करोड़ हुआ ना, जो कि है डायरेक्ट टैक्स। तो बड़ा कौन हुआ, आराम से सोचो। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को टोटल ज्यादा इनकम होती है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो यूजुअली दिस हैपन्स, ज्यादातर वर्ष आप अपने भारत के इतिहास के देखो तो यूजुअली दिस हैपन्स कि डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम होती है कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक बात हुई। अभी इसी को मैं GST के परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस करूं, तब पाएंगे जैसे कि
लेट अस टेक अ केस ऑफ 2021। तो डायरेक्ट टैक्सेस जीडीपी, माफ कीजिए, जीडीपी के परसेंटेज के रूप में मैं कोट करूं तो 6% ऑफ जीडीपी उतना सारा डायरेक्ट टैक्स में आमदनी हुई, एंड करीब 5% ऑफ जीडीपी उतना इनडायरेक्ट टैक्स में आमदनी हुई। ऐसा हर एक साल में आपको लगभग लगभग देखने को मिले कि डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा कमाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा कम पैसा आता है। एक्सेप्शनल ईयर आप देखो सिर्फ एक बन रहा है, और ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया, ये लेटेस्ट बजट में दिया इसलिए हम देख रहे हैं। 2020 में देखो डायरेक्ट टैक्स में जो आमदनी हुई अराउंड 4% ऑफ जीडीपी, इनडायरेक्ट टैक्स में आमदनी अराउंड 5% ऑफ जीडीपी। अब आप लॉजिक लगाओ जो मैंने आपको एमसीक्यू पूछने से पहले बताया। क्या बताया कि शॉर्टफॉल नहीं था कोरोना के बावजूद, और वो क्यों नहीं था? क्योंकि सरकार वो एक्साइज बढ़ाती रही ना, तो गिरा था वो सब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स गिरा था कोरोना में, क्योंकि पब्लिक की जॉब लॉस हुई। पेट्रोल डीजल पे टैक्स बढ़ा बढ़ा कर सरकार ने उधर से सब रिकवरी की और शॉर्टफॉल नहीं होने दिया। सो दैट इज एन एक्सेप्शनल या अनयूजुअल ईयर कि जब ऐसा हुआ। अदरवाइज यूजुअली व्हाट हैपेंस, डायरेक्ट में ज्यादा कमाते, इनडायरेक्ट में कम। ये जो है बात की इनडायरेक्ट में ज्यादा कमाए और डायरेक्ट में कम कमाए, ऐसा है एक ही वर्ष बनता है ये वाला 2020-21। सो द आंसर विल बी ओनली वन ऑफ दिस। एंड इज डोंट वरी, गलत भी हुआ तो पण लॉजिक आप याद रखना कि यूजुअली दिस इज द पैटर्न। हम बात करें कि अच्छा अपन इवन डिस्पाइट ऑल दिस, एक और नंबर आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स में कितना, करीब 5% ऑफ जीडीपी, डायरेक्ट टैक्स में करीब 6% ऑफ जीडीपी, कुल मिलाकर 11% ऑफ जीडीपी उतनी अपनी टैक्स की कमाई है। भारत देश में जितना उत्पादन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके मुकाबले हार्डली उसका 11% उतनी रकम टैक्सेस में जा रही, विच इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग। क्योंकि अगर हम लोग मलेशिया, साउथ अफ्रीका वगैरह में देखें तो कुछ ऐसा सीन बने कि वहां पर मोर देन 20% ऑफ जीडीपी उतनी उनकी टैक्स कलेक्शन होती। तो ये डेटा कुछ आपने याद रखने, एक तो एमसीक्यू के लिए भी और दूसरा मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी, कि भारत में ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है, इसलिए आप चाहे कोई साल उठा लो 11 मतलब 12% या ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। एनीवे, सो नाउ वी हैव टू बिकम स्टिक अगेंस्ट द ब्लैक मनी, काले धन कर चोरी से लड़ना है। तो उसमें नया क्या हुआ, हमारी वन प्लस कंपनी है, वो किसी इन्फ्लुएंसर को फ्री में फोन देती है 30,000 का कि तुम इसका रिव्यू वीडियो बनाओ, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ, और उसको अपनी जो भी शो, एक्सपो, सेमिनार है उसमें बुलाए, और उसके एयरप्लेन है, होटल का 30,000 और खर्चा कर दे। तो ये असल में इन्फ्लुएंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फ्री बाई है, कितनी, 60,000 रुपए की। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कहा कि ये जो 60,000 है फ्री बाई, उसका 10% निकालो, विच विल टर्न आउट टू बी 6,000। तो 10% टीडीएस उतना ये वन प्लस कंपनी ने सरकार में जमा करना होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना होगा, जिसकी मदद से गवर्नमेंट को पता चल जाएगा भाई इन्फ्लुएंसर तुम असल में 60,000 का तुमको सब फ्री गिफ्ट का माल मिला है। और फिर वो उसकी टैक्सेबल इनकम गिनेगी कि तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 60,000 है, और वो सब ऐड करो, और फिर स्लैब के हिसाब से तुम 60,000 की गिफ्ट्स पर इनकम टैक्स भरना होगा। तो उसको ट्रेस करने की ये सब मैकेनिज्म है। खैर, तो ये जो टीडीएस लगाया गया फ्री बाइज के ऊपर, उस टीडीएस को कुछ न्यूज़पेपर बोल रहे हैं कि ये जो टीडीएस है वो इन्फ्लुएंसर टैक्स है। ऑल्दो आई डिसअग्री विथ इट, क्योंकि अगर आप याद करो गूगल टैक्स मांगा तो वो तो इक्विलाइजेशन लीवाई, वो तो स्पेसिफिक वर्ड था। टीडीएस खुद में टैक्स नहीं है, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है। तो आइडियली उसको इन्फ्लुएंसर टैक्स कहना सही नहीं होगा, पर खैर वो कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि वो टीडीएस काटेंगे इन्फ्लुएंसर के फ्री बाय का, उसको बोला इन्फ्लुएंसर टैक्स। आप जानते हैं काले धन से लड़ने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएलए, ब्लैक का पैसा व्हाइट करो तो उस पर ये सब कानून लगे। अब उसमें बात ऐसे है कि जैसे बीएससी एनएससी स्टॉक एक्सचेंज है, वो काम क्या करते, पिलर 1C में देखा। अब वहां पर जो भी आदमी अपना शेयर का बाइंग सेलिंग कर रहा है, तो उस पर सब केवाईसी नॉर्म लगते हैं कि तुम्हारा पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको देना पड़े डीमैट अकाउंट खोलते वक्त वगैरह। और कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो उसको रिपोर्ट करना पड़े सेबी को वगैरह। तो ऐसे चीजों को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग नॉर्म्स है। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर का बाइंग सेलिंग होता है, उसी तरह क्रिप्टो एक्सचेंज पर बिटकॉइन वगैरह का बाइंग सेलिंग होता है। जैसे यूनो कॉइन और ऐसे कॉइन डेक्स वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसी का बाइंग सेलिंग करवाती है। तो मेरे आपके जैसे लोग उसका अकाउंट रजिस्टर करें और बाइंग सेलिंग करें, पैसा आए वगैरह, उन पर भी पीएमएलए रिपोर्टिंग नॉर्म्स लगेंगे। मतलब सरकार ये कह रही है कि यूनो कॉइन पे अगर कोई अकाउंट खोलेगा तो उसको भी केवाईसी नॉर्म लगेंगे, मतलब आपको पान कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ ये सब देना होगा।
कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन एक साथ ही आप 1 करोड़ 2 करोड़ का माल खरीद बेच रहे हो तो उसको भी उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना। सो दैट इज द वन लाइन समरी ऑफ ये पीएमएल ए रिपोर्टिंग नॉर्म्स विल अप्लाई टू देम। इसका मतलब क्या है? तो इतना ही मतलब है। ये तो आपको खुद से पता होना चाहिए। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंस के खिलाफ लड़ने के लिए अलग अलग देशों की लिस्ट बनाती है। जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, लेकिन फिर पाकिस्तान ने सब अपने कानून को टिक किया, ब्लैक मनी से लड़ाई को तेज किया, तो उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। ये भी एक लाइन का मुद्दा है, मैंने आपको बता दिया कि हम पूरे साल का अपडेट ले रहे हैं तो फिर बताना जरूर, अदरवाइज यू नो दिस इज। फिर वो वोडाफोन पे टैक्स लगेगा और नहीं लगेगा, और वो इनडायरेक्ट टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स, वो हम लोग विन 22 सीरीज में देख चुके, वो मामला हम देख चुके हैं, उसको मैं रिपीट नहीं कर। डीमोनेटाइजेशन पर नया जजमेंट आया, हाँ उसको अब देख लेते हैं। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी 2016 नवंबर को हुई थी कि आपके पास जो 500 और 1000 के नोट थे वो बैन हो गए, आपने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करो, उसके सामने रिजर्व बैंक आपको नए नोट एक्सचेंज करके देता। लेकिन ये पूरा ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखे। आप अचानक से 15-20 करोड़ रुपए जमा करो तो फिर वो नोटिस भेजेंगे कि किधर से आया पैसा, तुम तो टैक्स भरते नहीं थे। सो देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये आदमी डिपॉजिट ही नहीं करेगा बैन नोट, उसको नदी में बहा देगा, आग लगा देगा, राइट। सो लाइक दैट गवर्नमेंट वाज होपिंग कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम और बाकी सब लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL किया कि ये सब गलत हुआ है वगैरह। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2 स्लाइड में ही हमको याद रखने हैं, और सब बातें मेंस की बोल बच्चन है, पर अभी अपना टारगेट प्रीलिम्स है तो विल नॉट वेस्ट टाइम देयर। बात ऐसी है, आपको एक चूहे को मारना, यू वांट टू किल अ माउस, तब क्या करोगे? तोप का गोला उस पर दाग दोगे क्या? दैट विल बी डिसप्रपोर्शनेट, अनुपातहीन होगा। तो प्रपोर्शनेट कुछ होना चाहिए। अब यहां पर गवर्नमेंट का इरादा क्या है कि उसको चूहे को मारना है, कि ब्लैक मनी से लड़ना है, टैक्स इवेजन से लड़ना है, करप्शन भ्रष्टाचार से लड़ना है, टेरर फाइनेंस उससे लड़ना है, फेक करेंसी जाली नोट दाऊद और ISI बनाते उससे लड़ना है। इसके वास्ते उन्होंने 500,000 के नोट बैन किए। तो क्या ये चूहा था और सामने जो किया वो तोप था, या दोनों प्रपोर्शनेट थे? तब सोचो, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो उसको आप ये नहीं कह सकते चूहा था, वो तो बहुत बड़ा डायनासोर ही था। ब्लैक मनी, करप्शन, टेरर फाइनेंस, फेक करेंसी, तो उसको तो आपने कैनन तोप से ही मारना पड़ेगा, तो फिर बैन किया गया। लेकिन जब ऐसा किया जाता है तो ऑफकोर्स देयर विल बी सम नेगेटिव एस्पेक्ट, कि पब्लिक का जॉब लॉस हुआ, ATM की कतार में खड़ा रहना पड़ा नया करेंसी लेने के लिए, उधर भी पानी नहीं मिला और कुछ लोग धूप में मर गए, इकोनॉमी को डैमेज हुआ वगैरह। तो वो सब जो डैमेज हुआ, क्या वो सब के हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव नोबल था कि नहीं? इस चीज को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि एक तरफ आपको पब्लिक वेलफेयर है, सामने ये सब चीजों का करना है। सो आर बोथ द थिंग्स प्रोपोर्शनेट और नॉट? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पास हुई, मतलब सरकार ने जो किया वो तोप मारी, वो चूहा नहीं डायनासोर था और वो सब सही था। तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पास्ड। ये टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इससे पहले भी एक बार आई थी जजमेंट में, किधर? जब RBI ने बिटकॉइन को बैन करने के लिए ये बोला था कि बैंक वालों ने उसके साथ ट्रेडिंग मत करना, क्रिप्टो कंपनी के साथ। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फेल्ड। उन सब बिटकॉइन कंपनियों को भी बिजनेस का अधिकार है आर्टिकल 19 में, तो वो सब गलत है वगैरह, वो हम 1-2 साल पहले देख चुके हैं। बट दैट वाज, हाँ, तो ये 2 बार आया टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बिटकॉइन में भी और इधर ये डिमोनेटाइजेशन। खैर इधर तो पास हो गया, मतलब सही है। दूसरी बात आई, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सही था कि गलत? लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट मी जूम इन। मित्रों, आप जानते हैं संसद के सेशन होते हैं, कि बजट सेशन फरवरी टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। मतलब 24/7 संसद सेशन में नहीं होती, कुछ कुछ बार वो मिलते हैं। अब जो मिलते हैं तो वो कानून पास करते हैं, जिसको हम कहें कि लेजिस्लेशन बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल 2006 में बना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। तो उसमें क्या लिखा? फूड सेफ्टी मतलब जो अनसेफ चीज है उसको बैन करना चाहिए, करेक्ट? तो आपको लगता है कि हर बार पार्लियामेंट बैठ के बैन करती रहेगी? नहीं भाई, वो तो साल में कुछ ही बार मिलते हैं। अचानक से बीच में कुछ पता चले ये वाला केमिकल जहरीला, इसको बैन करना है, तो कौन करे? तो पार्लियामेंट ने कहा हम रोज का नहीं देखेंगे, रोज का काम हम डेलीगेट कर रहे हैं, नीचे सौंप रहे हैं, उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऐसा बोलता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में FSSAI नाम की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है। उसको कहा गया कि ये जो भी हार्मफुल केमिकल्स को बैन करना है वो तुम देख लेना रोज का। संसद के पास रोज का टाइम नहीं है लिस्ट अपडेट करने का,
फसाई की जिम्मेदारी। फॉर एग्जाम्पल वो फल पकाने के लिए आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज करते, बैन कर दिया। समोसा पैक करने के लिए न्यूज़पेपर यूज करते, बैन कर दिया, क्योंकि न्यूज़पेपर में केमिकल होता है, इंक में समोसे का ऑयल उसको लगेगा, आपके खाने में जाएगा, कार्सिनोजन, कैंसर हो सकता है। टी बैग्स, चाय के वो पैकेट आप गर्म पानी में डालो और फिर वो चाय घुल जाए, उसमें स्टेपलर पिन उस बैग में नहीं यूज कर, वरना वो आपके पीने में चला गया और आपके सब डैमेज और डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बैन किया। तब समझो पार्लियामेंट तो रोज बैठने वाला था नहीं, और ऐसे तो रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो रोज की फायर फाइटिंग की जिम्मेदारी जो दी गई, बैन करने का पावर असल में किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, एज पर फूड सेफ्टी एक्ट, बट उन्होंने डेलीगेट किया कि रोज तुम करोगे। सो लाइक दैट दे हैव रिटन द लॉ। तो FAAI जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो बैन करेगी, उसको हमने कहा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ ऑन सिमिलर लॉजिक, ये आरबीआई और डीमोनेटाइजेशन में खेल क्या हुआ? आरबीआई एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया, मतलब हम कहे वो लेजिस्लेशन है, लेकिन उस कानून में ही लिखा कि नोट बैन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तुम देख लेना। तो उसमें प्रोसेस ऐसे लिखी गई कि आरबीआई का एक सेंट्रल बोर्ड है, वो गवर्नमेंट को रेकमेंड करेगा कि ये 500,000 या जो 10,000 के नोट बैन कर दो। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री गैजेट नोटिफिकेशन से कहेगी ये चीज बैन है, जस्ट लाइक फसाई बोल देगा कि कैल्शियम कार्बाइड बैन है, उसके लिए संसद में नया कानून पास नहीं होता, वो उसके पास पावर है। तो ये जो प्रोसेस हुई डीमोनेटाइजेशन की, उसको भी हम क्या कहें, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द्वारा आरबीआई या सरकार ने इसको किया है। तो ये क्या सही था या गलत था? ये भी पीआईएल का मुद्दा था। अब इसमें कुछ 5 जजों की बेंच थी, उसके अंदर एक महिला जज, उसने कहा ये सब हुआ वो गलत हुआ, शी सेड नो। उनका ये कहना है उनका ये कहना है कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो है नोटबंदी, तो उसको डेलीगेट ऐसा नहीं करना चाहिए, संसद ने खुद उसका कानून बनाना चाहिए था। पार्लियामेंट शुड हैव पास्ड द लॉ डायरेक्टली, कि आरबीआई सपोज अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें वो खुद से बोले चर्चा करके कि हाँ इसको बैन किया, तो वो सही रहता। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पे नीचे दे दिया, वो ठीक नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दी कि बस ये तो हो गया, अब उसका कुछ हो नहीं सकता, पर ये गलत हुआ था, ऐसा उनका कहना है। तो 1 जज का डिसेंट है, बाकी 4 जज ने फेवर में कहा नहीं, जो किया सही किया है, कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब प्रत्यायोजित विधि के द्वारा ये जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने मिलकर डिमोनेटाइज कर दिया, पार्लियामेंट को पूछने नहीं किए, वो सब सही था, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इस केस में सही है क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है वगैरह। सो दैट वाज द जिस्ट ऑफ इट। इसके अबोव एंड बियॉन्ड भी जाके बातें हो सकते हैं, पर वो सब मीन्स का मामला है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के फायदे नुकसान क्या है। फिर ऐसा ही वो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, उसके क्या फायदे, फिर गवर्नर का भी ऐसा पावर, उसका मिसयूज हो रहा है वगैरह, ऐसे पॉलिटी के सवाल बनते हैं, मेंस में पूछे भी गए, पर वो आप करना अभी जून के बाद, या जून और जून के बाद, क्योंकि मई महीने अभी प्रीलिम की तैयारी पे फोकस करो। फिर वापस आते हैं, तो ये सब नोटबंदी और ये सब हुआ। खैर, जो कुल मिलाकर सरकार को टैक्स में आमदनी होती है उसको हम कहें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, करीब 33 लाख करोड़। उसमें से फाइनेंस कमीशन बोले उस हिसाब से 41% नीचे देना है। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट का एक फंड है, उसमें कुछ पैसा डालना होता है। ये सब करने के बाद करीब 23 लाख करोड़ बचे, उसको हम कहते हैं नेट टैक्स रेवेन्यू, शुद्ध कर राजस्व। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात करी है, एंड दैट इज टैक्स बायंसी। तो इसको हम जरा समझते हैं। सपोज भारत देश के अंदर 2021 में 100 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो, और 2022 में 110 लाख करोड़ का प्रोडक्ट, तो हम कहें भारत देश का जीडीपी ग्रोथ 10% बढ़ गया, करेक्ट है, ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज बाय 10%। लेकिन फिर उसके सामने मल्टीप्लायर इफेक्ट होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगी, कि आप कह रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, जितनों को जॉब मिल रहे हैं तो वो इनकम टैक्स के स्लैब में है, तो इनकम टैक्स बढ़ रहा है। वो भी जाकर फिर कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहा है, वो अभी कार खरीदे तो कार फैक्ट्री में लोगों को जॉब मिलेंगे, तो वो भी जाके इनकम टैक्स भरे वगैरह। सो देन व्हाट विल हैपन, इनकम टैक्स कलेक्शन विल इंक्रीज। भले सरकार इनकम टैक्स के स्लैब चेंज न करे, कि मान लीजिए एक ही स्लैब चलते हो कि 5, 20, 30 वाला, उसमें कोई चेंज ना करे, फिर भी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर सरकार को 10 करोड़ मिला हो, नेक्स्ट ईयर उसको 11 करोड़ मिल जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट है, तो वो बढ़ती रहेगी आपकी इनकम टैक्स कलेक्शन। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं टैक्स बायंसी। अब ये जो टैक्स बायंसी है, फॉर एग्जाम्पल भारत देश का जीडीपी मान लीजिए $5 ट्रिलियन हो, और फिर नेक्स्ट ईयर बढ़ के हो जाए $5.50 ट्रिलियन, तो मैं कहूँ भारत देश का जीडीपी ग्रोथ है 10%। और उसी टाइम फ्रेम में सपोज इनकम टैक्स कलेक्शन पहले $1 मिलियन का होता, और फिर बढ़ के हो जाए नेक्स्ट ईयर में $1.11 मिलियन,
तो मैं कहूँ इनकम टैक्स कलेक्शन के अंदर 11% का ग्रोथ है। तो ये ऐसी बात हुई कि जीडीपी में 10% का ग्रोथ, इनकम टैक्स कलेक्शन में 11% का ग्रोथ, यानी जवाब कुछ 1.1 टाइम्स आ रहा है। तो ये क्या मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। या बायंसी है, मतलब आप फुटबॉल को पानी में डालो 5 सेंटीमीटर, वो उछल के 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, तो ऐसा जंप आ रहा है, इस चीज को हम कहते हैं बायंसी। तो टैक्स बायंसी, कर आमदनी में उछाल आना। कि जीडीपी ग्रोथ हो 10%, जिसके चलते इनकम टैक्स में ग्रोथ आ जाए 11%, तो हम कहें इनकम टैक्स की बायंसी 1.1 टाइम्स है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपना जीडीपी थोड़ा भी ग्रो करेगा तो सामने मल्टीप्लायर इफेक्ट के चलते और ज्यादा टैक्स कलेक्शन आ जाएगा, भले सरकार स्लैब्स को सेम टू सेम रखे, 520/30 रखे। तो ये तो थियरी हम पहले भी पढ़ चुके थे। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी वापस बात की। उसका ये कहना है कि जीएसटी आने से पहले जो पुराने वाले टैक्स थे, कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का वैट, यूनियन गवर्नमेंट का सर्विस टैक्स, यूनियन गवर्नमेंट का एक्साइज वगैरह, उसके अंदर बायंसी थी 0.99, जो कि लेस देन 1 है। मतलब हम कहें उनकी टैक्स बायंसी कम थी। मतलब जीडीपी चाहे बढ़ भी जाता, पर उसमें टैक्स कलेक्शन में इनकम ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रही थी। जबकि जो जीएसटी है उसका टैक्स बायंसी है 1.12। इसका मतलब क्या, वो ग्रेटर देन 1 है, हाई बायंसी। उसका मतलब कि जैसे जीडीपी थोड़ा ग्रो होता है तो वो उसके 1.12 टाइम्स पहले से ज्यादा वो कलेक्शन इंप्रूव हो जाता है। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है वगैरह। सो फॉर एमसीक्यू यू रिमेंबर दिस मच। मीन्स में भी उसको यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि क्या पूछा है, कि जीएसटी आने से क्या इंडियन इकोनॉमी को फायदा हुआ है, तो जवाब है हाँ, बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, कि मल्टीप्लायर ये बायंसी इफेक्ट है। पहले कर चोरी होती होगी इसलिए कम थी, अभी कर चोरी का स्कोप कम है, क्योंकि इसमें सब सेल्फ रिपोर्टिंग और आईटीसी के लिए बिल दिखाना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो वो सब आप लिख के लंबा खींच सकते हैं। तो वार्म अप थियरी कंप्लीट की, रेवेन्यू पार्ट देखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखे। आगे मुद्दा है सब्सिडी, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट वगैरह।